afternoon. Myself, Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Welcome in our Felix Talk. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल जलोरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल। वेलकम सर। सो आज हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे पैप्टिक अल्सर्स। सर जानना चाहेंगे पैप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं? बहुत सारी कॉमन सी चीज़ है, लोग सब पेशेंट दिखाने के लिए आते हैं कि पेट में छाले हो गए हैं, अल्सर्स हो गए हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर है क्या ये। तो अल्सर्स का मतलब सिंपल इंग्लिश में होता है घाव, और पेप्टिक का मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब अपने जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब फूड पाइप से लेके नीचे तक, उसमें कहीं भी अगर छाले हो रहे हैं, तो बेसिकली अगर ये टर्म अगर डिनोट की जाए तो स्टोमक और ड्यूडेनम, जो कि इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें अगर छाले हो रहे हैं किसी भी रीजन से, तो उसको पेप्टिक अल्सर्स बोलते हैं। हाँ, छाले यानी कि घाव हो रहे हैं। तो सर किस वजह से ये पैप्टिक अल्सर्स होते हैं? जनरली 3 कारण होते हैं इसके। कुछ लोगों में एसिड ज़्यादा बनने की टेंडेंसी होती है। मीन्स एक एसिड बनना शरीर में, पेट में एक नेचर द्वारा दिया हुआ नेचुरल चीज़ है। एसिड नॉर्मली होता है शरीर में, लेकिन क्या होता है कई बार कुछ लोगों में ज़्यादा बनता है। एसिड नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर में। कुछ लोग कंटिन्यूसली दवाइयाँ लेते हुए उसको एसिड को सप्रेस कर देते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। एसिड बनना एक ज़रूरी चीज़ है पेट में, अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो भी बैक्टीरियाज वगैरह अपन खाने के साथ इंजेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए और किल करने के लिए। लेकिन जब ये कभी मात्रा, एसिड की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोगों में ऐसी टेंडेंसी होती है, उसमें ज़्यादा बनने लगता है, तो उस कारण से ये पेप्टिक अल्सर्स बन सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि एक इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी बोलते हैं जिसको, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जब कभी वो इन्फेक्शन शरीर में होता है, तो उसमें उन लोगों में टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ये बैक्टीरिया वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन में ऑलरेडी है, एंडेमिक है। बट लेकिन सब लोगों को ये नहीं करता है। ये कुछ लोगों में जिनमें जेनेटिक टेंडेंसी है, और जिन लोगों की इम्यूनिटी है ये सब वीक है, उन लोगों में ये बैक्टीरिया इन्वेट करके, गैस्ट्रिक ग्लूकोसा को इन्वेट करके वहाँ पे अल्सर प्रोड्यूस करता है। तीसरी चीज़ होती है जो एनसेड्स या फिर दर्द निवारक दवाइयाँ, या फिर जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं स्पेशली, जैसे कि एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है, या फिर जो कंटिन्यूसली जोड़ों के दर्द या किसी पेन किलर के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उन लोगों में जो गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव ग्लूकोसा होती है, जो कि एसिड से बचाती है गैस्ट्रिक ग्लूकोसा को, उसके उस पर डैमेज हो जाता है, और वहाँ पे अल्सर्स प्रोड्यूस होते हैं। मेनली ये 3 कारण हैं। ओके जी। सर, क्या सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स आते हैं? पेशेंट जनरली आते हैं कि वहाँ पर उनको पेट में ऊपर की साइड, यानी कि यहाँ एपिगेस्ट्रियम जिसको बोलते हैं, वहाँ पर दर्द होता है। ये दर्द जनरली अगर गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, यानी कि स्टोमक में अल्सर हैं, तो खाना खाने के जस्ट बाद होता है 15-20 मिनट में। और अगर ड्यूडेनम में अल्सर हैं, तो ये दर्द हो सकता है कि खाने के खाली पेट होने के बाद आए, या 3-4 घंटे बाद आए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पेट में खाना पहुंचता है तो एसिड ज़्यादा बनता है, और ज़्यादा एसिड बनता है तो वहाँ पे जो अल्सर है, वहाँ पे एसिड पहुँच के उसको इरिटेट करता है। और जब ड्यूडेनम में होता है अल्सर, तो जो खाना और जो बचा हुआ जो चीज़ें हैं, वहाँ पे एक लेयर बना लेती हैं, लेकिन जब वो खाली हो जाता है तो वहाँ पे एसिड जाके उस एरिया को इरिटेट करता है। तो कई बार पेशेंट आते हैं कि रात को 2 बजे उनको दर्द हो रहा है पेट में, रात को 10 बजे खाया था, लेकिन रात को 2 बजे तेज़ दर्द उठ रहा है, इस टाइप की चीज़ें। तो ये कई बार प्रेजेंटेशन होता है, ये मोस्ट कॉमन चीज़ है। इसके अलावा कई लोगों को उल्टी जैसा मन होना, उबकाई आना, जी मिचलाना, भूख नहीं लगना, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और कई बार रेयरली पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, जो भी हम आगे पर डिस्कस करेंगे। ओके सर, डायग्नोसिस की अगर बात करें तो कैसे डायग्नोज होते हैं पैप्टिक अल्सर्स? पेप्टिक अल्सर डायग्नोसिस के लिए मोस्ट कॉमन आज की तारीख में जो इन्वेस्टिगेशन वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी पेनलेस प्रोसीजर है, 2 से 5 मिनट में मोस्टली लगते हैं। पेशेंट कॉन्शियसली रहता है, कोई पेन नहीं होता है उसको, और हम अंदर की तरफ जाके, पेट के अंदर जाके उसमें अंदर देख लेते हैं कि कोई गड़बड़ या छाला या कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर वहाँ होता है तो उसी टाइम उसकी बायोप्सी भी ली जा सकती है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका ट्रीटमेंट भी उस एंडोस्कोपी से किया जा सकता है। इसके अलावा भी दूसरे टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड में एंटीजन का टेस्ट करना, या फिर स्टूल में एंटीजन टेस्ट करना, या फिर यूरिया ब्रेड टेस्ट करना, ये सब टेस्ट भी होते हैं। बट लेकिन जो मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एंडोस्कोपी है। सो एंडोस्कोपी डे केयर प्रोसीजर ही रहता होगा, इसके लिए हमें एडमिट करनी है? बिल्कुल 2 से 5 मिनट लगते हैं बस, और 6 घंटे की फास्टिंग लगती है बस। इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, वो इजीली पेशेंट कर जा सकता है अपना आधे घंटे बाद। सर, और अल्सर्स के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? अल्सर्स पहले के टाइम काफ़ी अनट्रीटेबल हुआ करते थे, लोग कंटिन्यूसली दवाइयाँ लेते रहते थे और कॉम्प्लिकेशंस होते थे।
लास्ट लगभग 20 ईयर्स से जो बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ पीपीआई जिनको बोलते हैं वो आई हैं, तो उसके बाद अल्सर्स की इंसिडेंस काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। पीपीआई मतलब जो ओवर द काउंटर आजकल सब लोग खा रहे हैं, पेंटोप्राजोल, रेनोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, इस टाइप की दवाइयाँ, ये अल्सर को एसिड प्रोडक्शन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देती हैं और अल्सर्स की हीलिंग में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जैसे जो इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी अगर इन्फेक्शन है तो उसका एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करना वो इम्पोर्टेंट है। अगर एनसेड या फिर जो पेन किलर्स के कारण अल्सर्स हो रहे हैं तो वो बंद करने भी बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ें। कॉम्प्लिकेशंस पे आते हैं सर, अगर ट्रीटमेंट सही टाइम से ना लिया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया रियरली 10% केसेस में अल्सर्स कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली होता है ब्लीडिंग, यानी कि अल्सर था उसके अंदर कोई आर्टरी या वेसल थी वो फट गई, तो पेशेंट खून की उल्टी के साथ या फिर काली लेटरिन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ये कई बार मतलब हेजार्डस भी और जानलेवा भी हो सकती है। इवन इसके बाद अल्सर अगर अपना फट गया है, परफोरेशन हो गया है, तो जो इंटेस्टाइन्स की वॉल है उसमें से परफोरेट होकर एयर लीक हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है पेशेंट को, और ये जानलेवा हो सकता है। इस केस में पेशेंट मतलब सीवियर पेन, बिल्कुल कंटिन्यूसली जानलेवा पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा भी कई बार जो अल्सर है उसके आसपास अगर हीलिंग प्रोसेस हो रही है, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लिया है, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लिया है, तो फाइब्रोसिस होता है वहाँ पर। फाइब्रोसिस करते करते वहाँ पे कई बार जो फूड पाइप और यानी कि स्टोमक और ड्यूडेनम का जंक्शन है वहाँ पे कई बार नैरोइंग हो जाती है फाइब्रोसिस के कारण। इसको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो जब कभी ये होगा तो पेशेंट को खाना आगे नहीं बढ़ पाएगा तो रिकरेंट वॉमिटिंग्स होंगी, पेट फूलना, खाने का मतलब जो भी आप खा रहे हो उसका शाम तक निकल जाना, ये सब चीज़ें होंगी। सर बहुत बार हमने ऐसा सुना कि अल्सर है तो मिर्च मसाला नहीं खाना है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, एकदम गरम गरम खाना ना खाएं, चाय ना पिए। सो डाइट का क्या कनेक्शन है अल्सर से? बिल्कुल, डाइट का कुछ ना कुछ रिलेशन है। डाइट का कुछ चीज़ें हैं जो खानी चाहिए, कुछ हैं जो नहीं खानी चाहिए। जैसे कि आपने बताया मिर्ची मसाले चीज़ वाली चीज़ें हैं। मिर्ची, मसाला, कॉफ़ी, चाय, ये सब चीज़ें एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं शरीर में, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। साथ में अल्कोहल और स्मोकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अल्कोहल जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं म्यूकोसा की, और स्मोकिंग भी सिमिलरली जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है उस सबको डैमेज करती है और एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाती है, तो ये कम्प्लीटली नहीं, इसको कम करना चाहिए। इसी तरह फैटी चीज़ें हैं जो फैट वाली, जो यानी कि फ्राइड फूड है अपना, वो सब भी अगर शरीर में जाता है ज़्यादा लंबे टाइम तक तो एसिड के प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। तो ओवरऑल फैट कम लेना है खाने में, फैट वाली यानी कि तली हुई चीज़ें कम लेना है, मिर्ची मसाला कम लेना है, इसका अल्कोहल स्मोकिंग कम करना है पूरी तरह से। और जो जो अब बात की जाए कि क्या लेना चाहिए, तो लेने में जो कुछ गुड बैक्टीरिया जिनको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं वो अल्सर की हीलिंग में हेल्प करते हैं। तो नेचुरली प्रोबायोटिक्स का गुड सोर्स होता है अपना योगर्ट यानी कि कर्ड। तो दही ले सकते हैं आप, बटर बीज ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं यानी कि, इसके अलावा फाइबर्स ले सकते हैं। फाइबर्स में फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल या फिर नाशपाती स्पेशली, ये हेल्प करेंगे अल्सर हीलिंग में और फैट के एसिड के प्रोडक्शन को कम करते हैं। इसके साथ में ही कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि प्रोबायोटिक्स के साथ साथ में कुछ दवाइयाँ भी आपको हेल्प करेंगी, तो ये सब आपको लेना चाहिए। सर ऐसा भी सुना कि जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग करते हैं, एक लंबे समय का गैप देते हैं खाने में, तो क्या उन लोगों को चांसेस होते हैं अल्सर्स होने के? बिल्कुल, इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी अगर लंबे टाइम तक आप फूड नहीं ले रहे हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा और ड्यूडेनल म्यूकोसा में एसिड नहीं है, या फिर तो जो ब्रेक थ्रू एसिड प्रोडक्शन होता है, एसिड जब एकदम बनता है आप खाना खाते हो तो उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड बन के म्यूकोसा को इरिटेट करता है, अल्सर बनने के चांस होते हैं। तो ये ज़्यादा डेंजरस है एसिडिटी के लिए। इसीलिए देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा फास्टिंग रखते हैं लंबे टाइम तक, उन लोगों में एसिड या एसिडिटी गैस्ट्राइटिस ज़्यादा होता है। इसलिए बेस्ट ये है कि इंटरमिटेंट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहना चाहिए। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, ज़्यादा नहीं खाएं एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, तो ये बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो आज आपने जाना कि पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या हमें करना चाहिए, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्मॉल मील्स बट फ्रीक्वेंटली, बहुत ही लंबा गैप नहीं देना है। इसके रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं,
अपना फ़ोन नंबर भी लिखें, हम आपको खुद कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।